हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में और जानेंगे। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन, और उसमें फिर उसके बाद कंसिक्वेंटली कि करंट आई इक्वल टू एन ई वी डी, और जितना हम वोल्टेज देंगे तो किसी भी कंडक्टर में उतना करंट जाएगा। बेसिकली ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर। फिर उसके बाद आई इक्वल टू एन ई वी डी देखा था, फिर उसमें करंट डेंसिटी देखा था, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने समझा था। और फिर प्रूव किया था कि ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो इन सब बातों को डिस्कस किए थे। आज क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को, और हाँ, रेजिस्टेंस को कोई उसका अगर वायर को अगर स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसके चलते रेजिस्टेंस कैसे बदलता था, ये सब बातें हमने समझा था। आज हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस को हम किस वे में लगाते हैं। किस वे में लगाते हैं मीन्स उनका कम्बिनेशन क्या हो सकता है। ऐसे आप अपने घर में देखेंगे या वायरिंग या कहीं भी जहाँ भी एक सर्किट हो रहता होगा, सर्किट का जहाँ पर यूज़ होता होगा तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब किस वे में लगेंगे। तो ऐसे तो जितने सारे लोग, जितने तरह के रिक्वायरमेंट, उतने तरह का सेटअप, उतने तरह का कॉम्बिनेशन। लेकिन मुख्य तौर पे इसको दो पार्ट में, दो वे में इसको किया जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी को आज आपको समझाना है। तो आ जाइए, बिना देर किए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि दो रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ें इस तरह का, ऐसे, तो रेजिस्टेंस सपोज ये R1 है और रेजिस्टेंस दूसरा ये R2 है, और इसको किसी भी बैटरी से V से जोड़ दें। तो कुल मिलाकर अभी हम इंटरेस्टेड हैं इसमें कि ये जो R1 R2 है इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो R1 प्लस R2 ऐसा होगा। आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कि R1 और R2 ऐसा होगा। तो इसी की खोज में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर V है तो पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और आपको बताया था कि पॉजिटिव से करंट जाता है I, ऐसा। तो जब यहाँ पर आएगा करंट I, तो इसमें R1 में ऐसा जाएगा, R1 में I1 करंट I जाएगा, और R2 में भी I करंट जाएगा। ये बात क्लियर है कि आपको कि I करंट मतलब सीरीज़ में पहचानने का यह भी तरीका होता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ, कि अगर एक में अगर करंट जा रहा है तो दूसरे में भी उतना ही करंट जाएगा, और जितना आई गया था यहाँ से वापस इतना आ गया। तो कभी भी आपको किरचॉफ्स लॉ का भी अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, जितना करंट यहाँ से गया और ठीक फिर उससे उतना इसमें आ गया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस मतलब R1 और R2 जो हुए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और एंड टू एंड, यहाँ पर कोई बीच में ब्रांचिंग नहीं है, ऐसा इस तरह का कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, या उसका एंड मतलब एक एंड से यहाँ से और यहाँ से ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और करंट दोनों में सेम जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। तो अभी देखिए कि अभी हम उसको एक चीज़ समझते थे, जानते थे कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, ये तो होता है। अच्छा, अभी क्या होगा कि इसमें अगर देखेंगे कि अगर I करंट जा रहा है तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाए तो इसमें कितना होगा, उस फॉर्मूले से I करंट है तो इसमें कहेंगे कि I इंटू R1, ऐसा V1 कह सकते हैं। और इसमें पूछा जाए तो V इक्वल टू आई, V2 इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R2, यही होगा। और ये जो V1 प्लस V2 होगा, जो मतलब उनका ड्रॉप होगा अक्रॉस द रजिस्टर्स, across the registers equal to V1 plus V2 equal to V, ऐसा बोल सकते हैं क्या। अब V में टोटल इसमें जा रहा होगा I इंटू R, ऐसा इक्विवेलेंट। V1 यहाँ पर करेंगे तो I इंटू R1, I इंटू R2, तो I को हटा दें यहाँ से, तो R इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2,
इस तरह का। तो ये बात समझ में आया, आर इक्वलेंट टू R1 प्लस R2। ठीक, तो ये सीरीज का इसमें बातचीत हुआ। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप ऐसा कि इसमें करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट रजिस्टर्स है तो डिफरेंट होगा। मतलब एक बात को यहाँ पर R1 और R2 दोनों R अगर हों तो अब फिर बोलेंगे कि सर डिफरेंट कैसे हुआ, वो दोनों तो सेम हुआ। इफ़ R1 एंड R2 है मीन्स डिफरेंट रजिस्टर्स होंगे तो इसमें करंट तो सेम जाएगा लेकिन इसका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन फॉर द टू डिफरेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो क्या कि शब्द सा ले लिया गलत कि सर आपने तो लिखा था और स्क्रीनशॉट लेके घुमा रहे मुझे, नहीं ऐसा। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स, यहाँ पर करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, और दूसरा कि पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट। एक बार फिर से इसको बोल रहा हूं कि ये इसके लिए फॉर डिफरेंट रजिस्टेंस अगर होगा तो अगर डिफरेंट रजिस्टर्स अगर होगा तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स विल बी डिफरेंट होगा लेकिन करंट सेम होगा। ठीक है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तो सिंपल है बच्चों, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि आपने कैपेसिटर वाले में देखा होगा या बचपन के दिनों में क्लास 10th में पढ़ा होगा कुछ ऐसा। अगर दो रजिस्टर R1 एंड R2 यहाँ पे भी डिफरेंट है और एक पोटेंशियल ड्रॉप इससे अगर होगा तो V से, ठीक, तो हमेशा की तरह करंट इसमें जैसे I जाएगा कुछ ना कुछ V इक्वल टू IR को फॉलो करेगा। तो I जब यहाँ पर आएगा तो दो रजिस्टर्स होंगे तो यहाँ पर I1 और I2 में ऐसे बढ़ जाएगा, I करंट आया, फिर यहाँ से I1 निकला और यहाँ से I2 निकला और यहाँ से दोनों कंबाइन होकर वापस I आ गया। तो ये तरीका है इसको करंट को उसको समझने के लिए कि I करंट यहाँ से गया था फिर वहाँ से I करंट इसके पास आ गया। तो इसमें अब देखिए खास बात क्या है कि अगर इन दोनों में I1 है और इसमें I2 जा रहा है, अच्छा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सीधा सीधा तो ऐसे एक समझ लीजिए कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी बताया था कल आपको कि जो करंट होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन और मतलब कि मैग्नीट्यूड ही से हमें खाली मतलब होता है, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वो डायरेक्शन नहीं जो डायरेक्शन हम वेक्टर के लिए समझते हैं या मतलब उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि वो बढ़ जा रहा है तो I1 और I2 इस डायरेक्शन में गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन में गया तो ऐसा हो गया, वो स्केलरली एल्जेब्रिकली उनका सम होता है और उसमें वहाँ पर वेक्टर के लिए होता है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। तो अगर V इक्वल टू IR को अगर हम याद करें अपने ओम्स लॉ तो क्या बोलते हैं, I इक्वल टू V ओवर R, यही होगा। तो अगर यहाँ पर I1 करंट जा रहा हो, अच्छा एक चीज़ और है कि दूसरा जो कीवर्ड है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों के लिए सेम होगा। जैसे वहाँ पर करंट होता था सीरीज में कि अगर रजिस्टर्स अगर डिफरेंट होते थे तो करंट सेम जाता था। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर पैरेलली अगर ऐसा लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट भी हो तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी सेम। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ से इस लाइन का ड्रॉप कितना है, V है, और ठीक इसी के ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप इनका V होगा और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। तो जिसके चलते डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो इसके चलते डिफरेंट करंट आएगा। अगर सेम रेजिस्टेंस अगर होता तो सेम करंट आता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि V अपॉन R इक्वलेंट, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V बाई R इक्वलेंट होगा। I1 के लिए
यहाँ भी V है, तो वहाँ पर करंट कितना होगा बच्चों, V ओवर R1, और यहाँ पर V ओवर R2। तो V अपने घर चले गए क्या, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा। अब एक से ज़्यादा लगे हों 3 4 5, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसा आप करते जाइए। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इसी के ऊपर 1 2 3 4 5 और मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, 1/R1 ऐसा लिखते जाइए रेसिप्रोकल, उसका सम लीजिए, फिर उसको फिर रेसिप्रोकल करिए, तो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अभी इसके लिए अगर R इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो यहाँ से प्रोडक्ट बाई सम, ऐसा R1 प्लस R2 मिलेगा। ये चीज़ अगर R इक्विवेलेंट को अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिए, तो R1 प्लस R2 अपन R1 R2, और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका प्रोडक्ट बाई सम मिल जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया इसके पैरेलल के लिए। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि कोई मतलब डायरेक्ट आपको निकालना हो, अगर यहाँ पर मतलब कि कह दे करंट निकालने के लिए, तो आप फिर कहेंगे कि ठीक है यहाँ V है और इसके अक्रॉस ऐसे निकाल लो, लेकिन सम टाइम ऐसा है सिंपल सर्किट तो देगा नहीं एग्जाम में, तो आपको एक नहीं कहेगा ना कि चलो ठीक है करंट बता दो, क्लास कक्षा 10 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर सिंपल सर्किट नहीं है और कुछ इस तरह का है, अभी वो बता दूंगा, लेकिन कि करंट का आप वो भी जान लीजिए कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करेंगे, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में, इन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में R1 रजिस्टर से ये R2 रजिस्टर अगर है, और यहाँ से V से किए I करंट, सपोज I करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट है और यहाँ से I1 करंट है। अभी हम इंटरेस्टेड हैं I1 और I2 निकालने में, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि सर इसमें क्या है, I1 है, यहाँ पर V है, तो V/R1 करिए, जैसे आपने पीछे किया था, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये तो तब के लिए है जब ये सिंपल सर्किट है। मान लीजिए कि करंट जा रहा हो, खाली इसका V का पता नहीं हो, अगर तब बताओ, तब उसके लिए तो याद रखिएगा हमेशा करंट की अंतिम और आखिरी इच्छा क्या होता है, कम से कम रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, एक स्लैपिंग थप्पड़, कि वहाँ पर क्यों जाना चाहेगा। आप ही अगर जो आपको रोज़ पीटता हो तो जाना चाहेंगे नहीं ना, तो सेम काम वही करंट के साथ भी है। तो करंट की आखिरी और अंतिम इच्छा लेस रेजिस्टेंस, जितना कम से कम रेजिस्टेंस हो, मतलब कोई क्यों रुकना चाहेगा, रेजिस्टेंस जाएगा तो उसको रोक रहा है ना। अभी अब उस तरह का भी नहीं रोकता है कि उसको जाने में दिक्कत, मतलब करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कोलिजन रखना पड़ता होगा या देखना पड़ता होगा। देखिए यहाँ पर तो इसीलिए कम से कम जाता है, तो इन्वर्स रेशियो में बढ़ते हैं। जो I1 वाला होगा ये R2 के लिए देखने जाएगा, और I2 वाला, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट, मतलब यही निकल कर आया ना इन्वर्स रेशियो का मतलब, और जितना कम करंट उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि I1 इक्वल टू, अगर R1 में निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। इसको याद रखिएगा कि I1 का जो वैल्यू होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। दूसरा I2 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये दो तरह का I1 I2 आप ऐसे उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। तो इससे आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो आप तब भी इसको कर सकते हैं। बहुत लोग अगर इसको नहीं बताते हैं, इसको ब्रेक करके सिखा देते हैं, तो भी बता दूंगा। तो आ जाइए कुछ फटाफट 2 बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर इस तरह का देखेंगे। मान लीजिए कि एक 3 ओम का रजिस्टर है और एक 6 ओम का रजिस्टर है, मतलब बेसिक से एकदम शुरुआत कर रहे हैं, आपको क्लास 10th का याद आ जाएगा। 10 वोल्ट है, तो अभी वो पूछता है, करंट तो पूछूंगा नहीं, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर्स। तो अभी क्या करिए कि इसका इक्विवेलेंट ले सकते हैं क्या, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 3 + 6 तो कितना हो गया 9 ओम,
अच्छा 10 वोल्ट दे दिया, कोई नहीं। तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। पहले तो करंट देख लें कितना गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10/9 एम्पियर ऐसा। तो 10/9 एम्पियर ऐसा चला इसमें, और यहाँ भी आया तो 10/9 एम्पियर, और इसके अंदर भी गया तो 10/9 एम्पियर ऐसा होगा। तो उसमें पहले वाले में जो अगर देखेंगे तो V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इंटू आर या I इंटू R1 ऐसा कह सकते हैं। तो 10/9 इंटू 3 यही होगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/3 वोल्ट ऐसा। फिर वैसे ही V2 इक्वल टू करेंगे तो I इंटू R2 10/9 इंटू वहाँ पर कितना है दूसरा वाला 6 ओम, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट। तो V1 हो जाएगा 10/3 वोल्ट और V2 हो जाएगा 20/3 वोल्ट। उसका सम करके देखिए तो आएगा कितना 10 वोल्ट ही। तो इसीलिए इसमें कहा गया था कि यहाँ से जो V1 होगा और ये जो V2 होगा इन दोनों का सम इक्वल होगा, तो वो भी प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली आपको ये बेसिक क्वेश्चन नहीं बताना था, मुझे उसके अंदर का मैकेनिज्म मतलब वो क्या हुआ उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू V हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे। एक पैरेलल वाला देख लीजिए, जैसे सेम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। दस वोल्ट का है और यहाँ से R1 और R2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर करंट आई जाएगा तो फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट इन द ईच रजिस्टर्स। वहाँ पर पोटेंशियल तो आप पूछेगा तो फटाक से बता दोगे 10 वोल्ट होगा। हाँ, यहाँ पर R1 3 ओम और R2 का वैल्यू 6 ओम। तो बस पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन द ईच रजिस्टर्स। ईच रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो 2 है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों 18/9, तो 2 ओम ऐसा। तो I टोटल कितना हो गया V/R। तो 10 वोल्ट था 2, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर यहाँ से आया तो यहाँ पर आकर बटेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको वही जो बताया था कि I1 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि इसमें I1 अगर है तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम में अगर निकालना है तो 6 ओम अपॉन 3 + 6 इंटू टोटल करंट 5, यही होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 6/9 तो कितना हो गया 2/3, तो 10/3 एम्पियर ऐसा मिलेगा। सिमिलरली I2 इक्वल टू अगर देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3/3.6 इंटू 5, तो 3/9 तो कितना आ गया 5/3 एम्पियर। तो यहाँ से हो गया 10/3 एम्पियर और वहाँ पर हो गया 5/3 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल उसका सम करके देखिए तो 15/3 5 एम्पियर आ रहा होगा। आप इसमें I1 + I2, तो जितना आपको यहाँ से I1 या इसमें I2 कहेंगे तो I इक्वल टू I1 + I2, सॉरी I इक्वल टू I1 + I2 ऐसा। तो उसमें आप ऐसा भी बता सकते हैं कि जैसे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट, कोई ऐसा भी बोल सकता है। और यहाँ पर 10 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। तो V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर 10/6
ऐसा मिलेगा I2 के लिए। डायरेक्टली भी आपको देख सकते हैं कि इस तरह से 10/6 एम्पियर, तो 5/3 हो गया, और I1 इक्वल टू करेंगे तो वहाँ पर 10/3 एम्पियर। इस तरह का 10/6 एम्पियर, 10/3 एम्पियर, उन दोनों का सम करके देखिएगा तो आपको 5 एम्पियर ही आएगा। तो ये दोनों बात समझ में आया क्या बच्चों? अगर आया तो इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे। तो अभी इसका ज़्यादा आपको मतलब समझ में नहीं आया होगा। मतलब ये जो फार्मूला लगा कर ऐसा बताया तो आप कहेंगे सर ये तो फटाक से उधर आ जा रहा है कि 20 वोल्ट जितना भी उसका 10 वोल्ट है। बिल्कुल सही करें, लेकिन आप यहाँ देखिए, इसी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको ऐसा कर दें, इस तरह का सेटअप दे दे, मतलब 3 ओम 6 ओम का पैरेलल और फिर उसके साथ वहाँ पर, और यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी फिर से अगर दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टर्स। तब ऐसे मैं जानबूझ के इसको उल्टा बनाया हूँ। अगर 3 वोल्ट इधर आता तो थोड़ा सा आपको सहूलियत होता, लेकिन दोनों वे से आपको बता दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। देखिए सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो सबसे पहले 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह का 2 ओम आएगा। अगर ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम 3 × 6/9, तो 2 ओम हो गया। तो इसका 2 ओम आ जाएगा, और उसके साथ है 3 ओम इसमें सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, 2 + 3 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो V इक्वल टू कितना होगा, IR। तो I इक्वल टू 10/5, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। ऐसा, तो जब 2 एम्पियर आया तब देखो यहाँ पर अब दिक्कत आएगा ना, कि यहाँ पर तो नहीं बोल सकते ना कि 10 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ का तो नहीं बोल सकते ना कि 10 वोल्ट है। ये चीज़ ऐसा गलत होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, वो देखिए वैसा 2 ओम और 3 ओम है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 वोल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, पूरे पर होगा 10 वोल्ट। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको अलग से करने में कुछ परेशानी हो सकता है। तो उसका तरीका ये होता है कि अलग अलग पोटेंशियल बांट लो। जैसे मान लीजिए कि 2 वोल्ट 2 ओम है और आई कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 एम्पियर यहाँ पर होगा और इसमें भी 2 एम्पियर होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू IR 4 वोल्ट, और यहाँ पर कितना होगा, 6 वोल्ट, तो 4 + 6 होगा। तो इसमें तो 2 एम्पियर फाइनली वो इधर से बटेगा 2 एम्पियर और फिर वापस आएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर तो 2 एम्पियर जाएगा और जिसके चलते 6 वोल्ट होगा। जब 6 वोल्ट हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। तब आप बोल सकते हैं कि 4 वोल्ट यहाँ पर होगा, ऐसा। लेकिन एक बार इसको और ऐसा कर दिया तब फिर क्या, मतलब इससे बेहतर होता है कि इसको एक उसमें कर दीजिए। तो देखिए करंट यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो I1 अगर ऊपर वाले के लिए देखेंगे तो 4/3 एम्पियर, और I2 अगर देखेंगे तो यहाँ से 4/6, 2/3 और 4/3 इस तरह का मिलेगा। तो मैं आपको ऐसा निकाल के बता देता हूँ कि अगर I1 I2 अगर है तब क्या, मतलब कि अगर एक ही बार में यहीं पर 3 ओम 6 ओम में डायरेक्ट निकालना है, तो अभी खाली हमें 6 ओम में निकालना था, बाकी में हमें सबका निकालना पड़ा, तब हमें मालूम पड़ा ना। देखिए तो उसके लिए क्या है कि अगर इसी में डायरेक्ट चाहिए हमें I2, इसको कह देते हैं, तो I2 के लिए आपको बताया था कि 6 ओम में निकालना होता है तो 3 के लिए जाते हैं, इनवर्स 3 + 6 इंटू कितना टोटल करंट है, 2,
तो यहाँ से आप देखिए 3/6 सॉरी 3/9 तो कितना हो गया 1/3 और इंटू 2 तो 2/3 एम्पियर आ गया ना एकदम से। तो वो सब हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, मतलब 10 वोल्ट खाली इक्विवेलेंट निकाला 2 एम्पियर जब आया तो यहाँ बटेगा 3 ओम में कितना होगा, आप या तो उल्टा करके देख लीजिए, मतलब आई का टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 माइनस 2/3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4/3 एम्पियर। और नहीं तो अगर फॉर्मूले में निकालना है तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ओम में निकालना है तो 6/3 + 6 × 2 तब भी आपका 4/3 आएगा। करके देखिएगा 6/9 तो कितना हो गया 2/3 तो 4/3 एम्पियर। तो ये बात समझ में आया क्या? तो इसीलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये यहाँ से कैसे हुआ या क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझने के लिए काफ़ी होगा या जानने के लिए काफ़ी होगा। चलिए एक और बता देता हूँ कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी तक तो आपने सिंपल सीरीज और पैरेलल ऑल दो बहुत सारा क्वेश्चंस रखे हैं अभी आपको बताने के लिए, तो उसकी चिंता नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि ना वो सीरीज में होगा ना पैरेलल में होगा, तब क्या करेंगे। कहने का मतलब ऐसा है, इस तरह का रजिस्टर है, तो यहाँ पर R1 R2 R3 R4 और R5 इस तरह का है। तो आप देखेंगे कि R1 और R3 क्या पैरेलल में हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में एक ब्रांचिंग है। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब या चलो एक एंड तो यहाँ पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रांचिंग है और दूसरा एंड इसमें से रहना चाहिए था कॉमन, जो कि नहीं है, तो ये आपका पैरेलल में नहीं होगा। उसी कहानी R2 और R4 है तो भी आपका नहीं है, एक एंड मतलब है तो बीच में यहाँ से ब्रांचिंग है और यहाँ पर बीच में आ गया। दोनों सीरीज़ में है क्या, तो मैंने आपको मना किया था कि सीरीज़ में करने के लिए एक डायरेक्ट में होना चाहिए, बीच में यहाँ पर ब्रांचिंग है तब भी ये सीरीज़ में भी नहीं है ना ही पैरेलल में है। तो कुल मिलाकर एक कहा देखा जाए तो ये ना सीरीज़ में है ना पैरेलल में है। तो अभी इसको अगर हम यहाँ से कट करके हटा दें, व्हेन अ मोमेंट जैसे इसको आप ऐसा ब्लिंक कर ऐसा सोचिए, तो R1 और R2 किस में आ गए सीरीज़ में, R3 और R4 किस में आ गए सीरीज़ में, फिर उसका इक्विवेलेंट होगा, फिर उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कि R5 जो है इसको कब हटाएंगे, अगर ये हटता भी है या नहीं भी हटता है। तो देखिए अगर ये नहीं अगर इसको नहीं हटा पाए, ये कब हटेगा उसका कंडीशन बता देता हूँ। तो R1 × R4 ये डायगनली R1 × R4 और R3 × R2 का प्रोडक्ट अगर इस तरह का हो, जैसे मान लीजिए कि ये 3 ओम का है और यहाँ पर ये 6 ओम का है और ये R1 1 ओम का है और यहाँ से 2 ओम का है, तो इसका क्रॉस 3 × 2 6 और 1 × 6 6। तो उस केस में इसको हम ओमिट कर देंगे, यहाँ से हम उसको रिमूव कर देंगे और बाद इन दोनों का जैसे ही हटेगा तो सीरीज़ में आ गया, फिर ये दोनों सीरीज़ में आ गए और फिर उन दोनों का हम पैरेलल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं, लेकिन मस्ट भी कंडीशन ऐसा होना चाहिए। तो इसको आप बोलते हैं, आगे भी बताऊंगा, ये कंडीशन कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी होता है। अगर वो इक्वल नहीं है, इफ़ अगर ऐसा है तो, और इफ़, तब जिंदगी थोड़ा सा मुश्किल होगा और यही क्वेश्चन फिर आपका एडवांस में बन जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तब ये R3 डायगनली इसके अपोजिट, तब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा, तब इसको आपको क्रिश्चॉफ्स लॉ से करना पड़ेगा। वो आपको तब बताऊंगा, जब आएगा तब आएगा। तो अभी के लिए ये समझ में आया क्या कि इसका आप क्या काम करेंगे या कैसे करेंगे, कि ये सीरीज़ और पैरेलल अगर नहीं होगा तो इस तरह का कुछ होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका एक नमूना देख लीजिए, जैसे एक रजिस्टर्स, पहले तो एक सिंपल सा समझा देता हूँ
कि यहाँ से आर रेजिस्टेंस का है और इसके ऊपर ऐसा लगा दिया और इसके ऊपर ऐसा लगा दिया और इसको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी बोला हुआ है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आप घूमते फिरते आपको नज़र आ जाएगा। तो कहता है बताओ कि इसका आर इक्वलेंट क्या होगा और आर ए टू बी क्या होगा। तो इसमें ए है और ए बी है, तो यहाँ पर हम सी और डी ऐसा कर लें। तो ए से सी में अगर देखेंगे आर है, सी से डी में अगर देखेंगे तो आर है और डी टू बी अगर करेंगे तो आर है। ऐसा आप डायरेक्ट बना सकते हैं ना, ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी से डी के बीच में एक नीचे की तरफ बना दिया, लैडर वे में कह लीजिए, और डी से बी के बी में डायरेक्ट कितना एक रेजिस्टेंस है। और उसमें आप देखेंगे कि ए और ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सेम थिंग है। तो ए और डी आपस में कनेक्टेड है क्या, तो ए डी कनेक्टेड है। सी और बी आपस में कनेक्टेड है क्या, ऐसे कनेक्टेड है। तो इसको ए और बी में चाहिए थोड़ा जो अभी ऐसे, तो ऐसे करके देखें। और उसमें आप ये देखिए कि ये वाला रजिस्टर्स है इस कॉमन पॉइंट से है, ये बीच वाला रेजिस्टेंस इस कॉमन पॉइंट से है और ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस इसका कॉमन पॉइंट है। मतलब बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनका कॉमन पॉइंट सेम है। मतलब यहाँ पर एक वायर जैसा है, आप यहाँ पर कर दो, क्या दिक्कत है, कोई रजिस्टर्स होगा तब दिक्कत आएगा ना। दूसरा कि यहाँ पर सी पर है और यहाँ पर सी पर है और यहाँ पर सी पर है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो मैं कुछ इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, इस तरह का। तो जैसे ही आप ऐसा बनाए कि रे वाह, ये तो तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए, आर आर आर। तो आर इक्विवेलेंट के लिए ऐसे r/3 होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जब भी सेम होता है तो जितने रहते हैं उतने का नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसा होगा क्या। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/r। इसमें जब आर इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा r/3। चलो इस पर एक और दिखा देता हूँ। तो कैसे सर व्हीटस्टोन ब्रिज बोला था वो नहीं दिखाया, दिखा रहा हूँ। अभी इसको सिंपल में बताया था, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो अभी आर आर रेजिस्टेंस का है सारा, तो पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा इसमें। तो देखिए फिर से वही काम करते हैं कि ए और बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ऐसा कुछ मान लें, माना जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होगा कि ए से आर के बीच में अगर देखेंगे, सॉरी ए और सी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में ऐसा देखिए, पहले जो सामने सामने है एक आर रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच में एक ऐसा रजिस्टर है। तो यहाँ तक तो एज इट इज़ रहा जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर देखेंगे ए और डी के बीच में ऐसा एक रजिस्टर है ऊपर, सी और बी के बीच में एक रजिस्टर है ऐसा आर आर आर। तो उसी चीज़, अब पहले क्या था कि यहाँ पर नहीं था तो तीनों का एक कॉमन पॉइंट था, एक बीच में आ गया। तो इधर से देखेंगे दो रजिस्टर से और इधर से देखेंगे दो रजिस्टर से, बीच में लगा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी को ऐसा बना लेंगे, ऐसा ए और बी ऐसा बन गया। और सी और डी मतलब कि यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से सी है, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर डी होगा, ऐसा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डी है, और ए देखो ए और बी के बीच में सी है और ए और बी के बीच में यहाँ पर डी है। तो वहाँ पर बन गया। और
इसमें एक बीच में आर है। तो अभी दिक्कत क्या है कि इसमें सिमेट्री भी है, तो इसमें क्या होगा कि रजिस्टर्स मतलब अगर उसको देखेंगे जो भी बताया था, आर इंटू आर स्क्वायर डायगनली मल्टीप्लाई करिए और इससे आर इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो एक कॉम्बिनेशन कब होता था, ना ही सीरीज ना ही पैरेलल, सीरीज पैरेलल नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव अप कर सकते हैं क्या इस कंडीशन पे कि अगर डायगोनल रिलेशनशिप है तो व्हेन मोमेंट जैसे ही कटेगा ये ऐसा, तो ऊपर वाला किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो आर आर का मतलब 2r, सीरीज में तो सिंपली ऐड करते हैं ना, और आर आर का 2r। तो यहाँ से जब इसमें आप देखेंगे 2r तो इसका आर इक्वलेंट जब निकालेंगे आप तो यहाँ से आर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया, आर इक्वलेंट का वैल्यू सीरीज और पैरेलल के लिए। ठीक है, एक चीज़ और बताना था बच्चों कि सीरीज और पैरेलल में कि और क्या होता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है दो का, इफ R1 and R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका आर इक्वलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस को जब भी आपको बढ़ाना होगा, आर इक्वलेंट जो आएगा वो किससे होगा, दोनों से ज़्यादा होगा ना, R1 से भी ज़्यादा होगा और R2 से भी ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि उसका सम हो गया, जैसे 2 3 है तो 5 होगा, तो 5 वाला 2 से भी ज़्यादा होगा, 3 से भी ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आया। तो मतलब कहने का क्या है कि जब भी आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बढ़ाना हो तो इसका सम कर लीजिए। ठीक है, एक तो ये था आपका। दूसरा, इफ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा यही सिखाया गया था आपको, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा वो दोनों से छोटा होगा, R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। यहाँ पे जैसे कि आपने 2 3 लिया था तो आप 3 6 ले लीजिए, तो 3 6 का वैल्यू कितना आएगा, 2 प्रोडक्ट बाई सम 3 इंटू 6 अपॉन 9, तो 2 ओम आएगा। तो 2 ओम किससे छोटा है, 3 वाले से भी छोटा है, और 2 ओम 6 ओम से भी छोटा है। तो कभी भी आपको अगर दो रजिस्टर्स अगर गिवन है और आपको ज़्यादा का ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो सीरीज में आप भेज दीजिए, और कभी भी दो रेजिस्टेंस को अगर कम का ज़रूरत है तो उन दोनों को पैरेलल में भेज दीजिए, तो इस तरह का मिलेगा। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन अपने जो इक्विवेलेंट आएगा वो अपने इटसेल्फ मतलब इक्विवेलेंट से पैरेलल में वो दोनों से इंडिविजुअल से कम होगा, और सीरीज में अगर भेजेंगे तो दोनों इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया क्या। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज ये बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। ये कहा जा रहा है गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 ओम 2 ओम 3 ओम, हाउ विल यू कंबाइन देम इट गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 11/3 और 11/5। तो 11/3 का अगर देखे जाए तो 3.3 है, 3 कुछ 6 7 ऐसा होगा। तो देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 ओम 2 ओम को ऐसा अगर करेंगे और इसके साथ 3 ओम को ऐसा करेंगे, तो ये हो सकता है कि जस्ट एक बार में मेरा आ भी गया, हो सकता है कि आपको 1 2 3 मतलब ऐसा, अगर इन तीनों को सीरीज में अगर करके देखिए 1 + 2 + 3 अगर सीरीज में अगर होते हैं तो कुछ क्या होता ऐसा 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 6 ओम। अगर पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है 1/RP = 1/1 + 1/I2 1/3। तो RP अगर करेंगे तो इसका प्रोडक्ट मतलब इसका एलसीएम लेंगे 1 2 3 का, तो 6 हो जाएगा, तो 6 ऊपर की तरफ हो जाता है नीचे,
6 + 3 + 2, तो कितना आ जाएगा 6/11। तब भी मतलब वो सबसे कम हो जाता, तो ना ये हुआ ना ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कहीं भी दो सीरीज़ में उसके साथ पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल में उसके साथ सीरीज़ में। तो अभी 1 2 का फर्स्ट ऐसा करके देखा, तो 1 2 का इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 × 2/1 + 2, तो कितना आ गया 2/3। और 2/3 का इसके साथ सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में कर देते हैं, तो 2/3 + 3, तो कितना आ गया 9, सॉरी 9 ऊपर ना, 2 3, तो यहाँ से 11/3 ओम, तो इस तरह का बना। ठीक, तो अगर 1 2 को उसमें पैरेलल में रखे तब इसके साथ ऐसा आया। अभी देखिए कि 11/5 है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2.2 के करीब है। तो अगर हम 1 को और 2 और 3 का अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम 6/5। तो अभी इसका दूसरा पार्ट ऐसा कर लेते हैं कि 1 ओम इसके साथ अगर हो, टू ओम और 3 ओम को कुछ ऐसे कर दें, तो इन दोनों का अगर आर पैरेलल में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम 2 × 3/5, तो 6/5, तो 1.1 ओम ऐसा, या 6/5 ही लिख लो, थोड़ा फील आएगा आंसर को लाने में। 6/5 ओम, और यहाँ से अगर इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जितना भी वो आएगा उसके साथ ये सीरीज़ में होगा, तो यहाँ से 1 + 6/5, तो 11/5 ओम, तो 11/5 ओम और यहाँ से 6/5 ओम, तो दोनों का, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो उसने पूछा था, तो इस तरह के क्वेश्चन में कि 11/3 कि कहेंगे 1 and 2 आर इन पैरेलल विद द 3 ओम इन द सीरीज, एंड 11/5 के लिए 1 ओम द सीरीज विद द इक्वलेंट ऑफ द 2 3 इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि गिवन दैट द 3 रजिस्टर 30 ओम each how many can they be connected to give the total resistance 90 ओम। तो अभी 30 30 30, तो 90 तो ऐसे हो जाएगा, तो मतलब कि आपको पूछ रहा है कि कितना ऐसा रजिस्टर चाहिए, तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि 30 ओम 30 ओम 30 ओम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसमें RS = 30 + 30 + 30, तो कितना आ गया 90 ओम, बताइए। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर मिल गया। इसमें सेकेंड पार्ट में 10 हो रहा है, मतलब सबों से कम है, तो इसका मतलब जरूर हो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको भेजा होगा, ऐसा 30 ओम 30 ओम 30 ओम। तो इसका जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जब भी ये सेम होता है, कितने रजिस्टर हैं टोटल 3, तो यहाँ पर ऐसा कर दीजिए 10 ओम ऐसा। अभी आप देखेंगे, अच्छा जब भी दो कॉम्बिनेशन, दो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 30 का कितना हो जाएगा 15, प्रोडक्ट बाई सम करके देखिएगा, जब सेम नंबर होता है, जैसे आर अगर पैरेलल में है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, R/2। ठीक, तो वैसे ही अगर ये 30 30 अगर उसमें है आपके पैरेलल में, तो 15 हो जाएगा, और 15 और 30 का अगर आप करेंगे तो प्रोडक्ट बाई सम फिर से आप करेंगे तो उतना आपको मिल जाएगा। अभी कह रहा है कि 45, तो कितने मिनिमम चाह रहे हैं, सभी में 3 3 चाह रहे हैं। अच्छा, हाउ कैन दे बी कनेक्टेड टू द गिवन टू द टोटल रेजिस्टेंस, तो कहेंगे 30 ओम के 3 रजिस्टर्स को अगर आप सीरीज में कर दो तो 90 ओम आ जाएगा, और 30 ओम के 3 रजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में कर दोगे तो आपका आ जाएगा। हाँ, ये बात ये है कि आपके पास 30 ओम के ही रजिस्टर्स हैं, ये नहीं कि अपने मन से कम या ज़्यादा कर लेंगे। इसके कहने का मतलब ये होता है कि उतने का ही रजिस्टर्स है, आपको इसी से बनाना है, चाहे जितना आप लग जाए, नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि 45 ओम, तो उसमें तो 45 ओम है, तो दो को अगर 30 30 का देखे तो क्या आ गया था 15, और आपको 45 चाहिए, तो दो को पैरेलल के साथ एक सीरीज में डाल दें तो ऐसा बन जाएगा क्या,
ऐसा। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ओम, और उसके साथ ये सीरीज में ऐसा मिल जाएगा 30, तो टोटल कितना हो गया 45 ओम। तो इस तरह का आपको बनाना होगा, समझे। ये देखिए कह रहा कि 5 ohm resistors is connected to the series with a parallel combination of the n resistor of the 6 ohm each. Equivalent resistance is 7. Find the value of n. ठीक है, तो a 5 ohm resistor is connected to the series with parallel, तो इसमें 5 ohm एक ऐसा बना लेते हैं और उसके साथ n resistors of the series. पता नहीं है कितने हैं, n नंबर है, और तो यहाँ पर टर्मिनल कुछ होगा B और यहाँ पर A, लेकिन ये दे रखा है कि RAB का जो वैल्यू है वो कितना है 7 ओम। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 7 जो आएगा, अच्छा इसमें जो 666 ओम के ये सारे जो पड़े हुए हैं 66 ओम के, तो पैरेलल वाले के लिए कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन के लिए आप देखेंगे R पैरेलल में, तो आपको बताया था कि अगर सेम हो और n नंबर में लगे हों तो कितना आ जाएगा 6/n ऐसा। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि 5 प्लस उसके साथ इन दोनों इसका रजिस्टर्स का इक्वलेंट 6/n, तो 5 माइनस 7 गया तो 6/n इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2, 3। तो 3 नंबर में 666 का अगर करेंगे तो उसका आ जाएगा 6/3, तो 2 और 5 और 2 7। तो n का वैल्यू कितना आया, कितने रजिस्टर्स चाहिए, तो यहाँ से 3 ओम रजिस्टर्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह बात आपको समझ में आया होगा, आया तो इसको लिख लीजिए। चलो अब आगे देखो, एक कह रहा है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.20 ओम हैज द लेंथ 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर विच इज कनेक्टेड टू इन द पैरेलल विद द 2 मीटर लॉन्ग वायर will have resistance 2 ohm. ठीक है, यूनिफॉर्म वायर इसका रेजिस्टेंस 2.2 ओम है, द लेंथ 2 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द 2 मीटर लॉन्ग वायर, लेंथ दोनों का सेम है, विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। अच्छा, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये 2.2 ओम का इसके साथ है, इसको ये सेम लेंथ का है, आर इसका मिसिंग कर दिया, लेकिन उसमें ये बता दिया कि जो इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 2 इक्वल टू 2.2 प्रोडक्ट बाई सम, ऐसा होगा। दोनों को सेम लेंथ का है, तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंटू फाइंड द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर विच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द 2 मीटर। ठीक है, उसका हमें आर का वैल्यू पता करना है, तो पहले मतलब कि उसका लेंथ पता करना है, तो 2 मीटर के साथ लगाया, वो इस तरह से किया है कि विथ 2 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब इसी का जो 2.2 ओम का है तो इसका 2 मीटर लेंथ है, और दूसरा अगर सिमिलर वायर है तो सिमिलर वायर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, इस सिमिलर वायर का मतलब कि मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इससे आप कह सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा तो 2.2 इंटू आर, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ही बनेगा, और यहाँ से अच्छा प्लस होगा ना, ये दोनों तो फिर कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो 2.2 इसको हटा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 4.4 प्लस 2r इक्वल टू 2.2r, तो इसको 2 को इधर भेजेंगे तो 4.4 इक्वल टू 0.2r, तो r इक्वल टू कितना आ गया 4.4 अपॉन 0.2, तो r का वैल्यू कितना आ गया 22 ओम। ठीक है,
तो अभी देखिए कि उसमें क्या कहा गया कि जैसे इसका 2.2 है और रो रेजिस्टिविटी होगा, लेंथ उसका 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सिमिलर का मतलब यही होता है ना। तो अभी इस और हमें अभी आर का जो 22 ओम चाहिए तो उसका लेंथ कितना होगा, मतलब कि अगर आपको जैसे भी लिखना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो अपने आप आ जाएगा। इसको रुको ऐसा बता देता हूँ, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ 2.2 रो एल इज आवर 2 मीटर, मतलब इसके लिए गिवन है एरिया ये, तो इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अभी 22 के लिए क्या होगा, रो लेंथ पूछा जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही होगा क्योंकि सिमिलर वायर है। दोनों को डिवाइड करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, जो मर्जी हो करिए, आपका लेंथ का वैल्यू फटाफट आ जाएगा। तो सेकेंड बाई फर्स्ट करते हैं, तो 22 अपॉन 2.2 और वहाँ से रो बाई एल और वो कैंसिल हो जाएगा, तो L/2 आ जाएगा क्या। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 10 = L/2, L का वैल्यू 20 मीटर। ये 20 मीटर का लेंथ को अगर उसको 2 मीटर वाले के साथ करेंगे तब इस तरह का कुछ इसका इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि वायर ऑफ द 15 ओम रेजिस्टेंस इज द ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। 15 ओम का है, उसका डबल कर देते हैं, L है तो इसको 2L कर दें, तो इसमें रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 15 ओम है, तो यहाँ पर R डैश का वैल्यू कितना होगा, आपको बताया था कि 2² जितने फैक्टर से इसको स्ट्रेच करते हैं उतने से वो बढ़ जाता है, तो 2² इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 तो कितना हो गया 60 ओम। तो फिर क्या कर रहा है कि इट इज़ देन द कट इंटू द 2 इक्वल पार्ट्स, इसको स्ट्रेच किया और फिर आधे में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द 3 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो फिर इसमें 60 का हुआ तो 30 हो गया, 30 ओम, और यहाँ से किया 30 ओम, और इसको कितने से किया 3 वोल्ट के बैटरी से। तो ये समझ में आया ना कि 60 ओम था, फिर 20 से कट कर रहा है। एक ऐसा क्यों हुआ, हाफ क्यों लिखा, R = रो L/A, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा, सो दैट इज वाई 60 ओम भी था उसका, मतलब स्ट्रेच करके जब डबल किया तो 15 से 60 हो गया, लेकिन जैसे ही आधा किया तो 30 ओम हो गया। तो इस चलते हम बोल सकते हैं इसको, तो R = कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सम, 30 × 30 अपॉन 60, तो 15 ओम। लो, तो जितना हुआ था उसी पर आ गया। तो खैर उससे मतलब नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कमांड दे रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं। तो V = IR, तो I = V/R। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर वहाँ पर 15 था 3 डाला आंसर ले गए, तो वही तुक्का कहलाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा। तो 3/15, तो 3/15 का मतलब 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज इज 9 ओम, व्हेन कनेक्टेड इन द पैरेलल इज देयर टोटल रेजिस्टेंस बिकम द 2 ओम, कैलकुलेट द ईच रजिस्टर्स। तो देखिए इसमें आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं कि सर वो कहाँ से आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बिना उसके भी कर सकते हैं। कैसे, पहले तो 2 रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में अगर कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 + R2, तो उस समय इसका वैल्यू कितना गिवन है 9 ओम, और R पैरेलल इसमें अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट बाई सम R1 R2 अपॉन R1 + R2 = 2 ओम, ऐसा। तो देखिए 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो क्वाड्रेटिक तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, मतलब वो वाला क्वाड्रेटिक नहीं, मैं उसको वैसे भी बताना चाह रहा था, अभी बताता हूँ कैसे। तो इसमें R1 R2 का वैल्यू कितना आ गया, इसका रेडीमेड वैल्यू तो कितना है 9, तो 9 × 2 18 ओम,
तो किसी भी आपको इसका एक का सम पता है, एक का प्रोडक्ट पता है, तो 10th क्लास में ऐसा बहुत किए थे ना, या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ऐसा करते ही होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 प्रोडक्ट के लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 एंड x माइनस 3, x इक्वल टू 6 ओम और 3 ओम, इस तरह का। तो ऐसे ही बता सकते हैं। कुछ लोग हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, जो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा तो करेंगे कि R1 है और R2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 18/R1 इक्वल टू 9। पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, R1 R2 का वैल्यू कितना है 18, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया 18/R1। तो इसमें R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 9R1, ऐसा। फिर इसको अगर लिखेंगे ऐसा, नाइन R1 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो सेम वैसा का वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। R1 को सॉल्व करेंगे तो या तो 3 ओम या 6 ओम, 6 ओम या 3 ओम, मतलब एक 3 ओम है तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 ओम, एक 6 ओम है तो दूसरा क्या होगा 3 ओम। तो आपका कहानी वहाँ से मिल रहा है, R1 R2 का वैल्यू आप यहाँ से 6 ओम, 3 ओम या 3 ओम 6 ओम, ऐसा बोल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो ये बात समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर इन द सर्किट शोन हियर इज इक्वल टू I when key K1 is closed but key K2 is opened। तो यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा K1 है, तो इसको अगर तो दिखाई पड़ता नहीं है, चलो ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। इस K1 को क्लोज कर रहे हैं और K2 को ऐसा रख रहे हैं, तो RX ऐसा है। और उसका अभी क्या है कि देखो करंट, ये तो बचपन के दिनों में पढ़ लिया होगा इसलिए नहीं बोला, बचपन के दिनों का बार बार मैं बोलता हूँ, तो आप 10th क्लास में पढ़ लिया कि करंट कब फ्लो करता है, जब वो सर्किट क्लोज होता है, कंप्लीटली क्लोज सर्किट होगा तभी होगा, बीच में कहीं भी एक ब्रेक होगा तो उधर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही ये किया, इसमें ऐसा बना लेते हैं एक, चलो ये दिख रहा होगा। तो अभी जैसे ही इसको क्लोज किया ओपन है, तो करंट जो यहाँ से गया ऐसे, अब ये बेकार हो गया, इसमें ये आइडल है। आइडल है मतलब बेकार है कि उसमें वो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि उसका सर्किट ही क्लोज नहीं है या कंप्लीट नहीं है। तो फिर वह ऐसे रास्ता पकड़ेगा और ऐसे, और करंट की और अंतिम अगर आखिरी इच्छा क्या होता है कि कम से कम रेजिस्टेंस के पास जाए, तो उधर क्यों घूमना चाहेगा, इधर से रास्ता पकड़ेगा, इधर निकल लिया। शॉर्ट सर्किट का भी कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर आप वायर रख दें, कभी कभी देखते हैं ना घर में अचानक से लाइट चला जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि दो वायर कहीं चिपकते हैं, तो वो घर का पूरा उधर से पाथ को ट्रैवल ना करते हुए रेजिस्टेंस के पास कम से कम जाते हैं, और ये फटाक से एक अल्टरनेट वे पकड़ते हैं और उधर से निकल जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से ऐसा निकल गया। तो K2 अगर ओपन है तो इस तरह का ऐसा कुछ बनेगा। तो अब इसमें देखिए कि R और X, अब उसमें क्या बोला है कि ओपन एंड 1/2 या I/2 इन द बोथ की K1 K2 इज क्लोज्ड। अब वो 1 है या I है, तो मान लेते हैं कि वो फाइंड एक्सप्रेशन ही मांग रहा है, तो I ही होना चाहिए, ऐसा I होगा। तो केस 1 के लिए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस X इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस R एंड S। तो केस 1 अगर देखते हैं कि when K1 is open and K2 is K1 is close and K2 is open, तो उस केस में क्या होगा, तो ये ओपन अगर है तो R और X किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, R प्लस एक्स, और उसका पोटेंशियल E दे रखा है, तो I इक्वल टू कितना होगा, E ओवर R प्लस एक्स। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ X इन टर्म ऑफ R एंड S। तो X निकालना है R और S में, तो इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिए, यही होगा।
फिर उसके बाद K2 अगर क्लोज होगा, केस 2 अगर देखते हैं, जब K2 क्लोज होगा तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि R और X दोनों, ये देखिए दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का इसका एंड इधर है, इसका एंड इधर है। I/2 व्हेन द बोथ K1 एंड K2 इज, तो इसमें एमीटर में करा रीडिंग इज द आइडियल एमीटर, तो यहाँ पर करा कि I/2 करंट है, तो ठीक है। तो पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो कहने का मतलब कि I/2 करंट जा रहा है। अच्छा, I/2 x में है ना, तो ठीक है, क्लोज अगर हो रहा है तो यहाँ पर एक ऐसा मान लेते हैं कि ये जब ऐसा क्लोज हो रहा है तो यहाँ से हम I/2, मतलब पोटेंशियल तो दोनों में सेम होगा, तो I/2 इंटू एक्स इक्वल टू I/2 इंटू एस, ऐसा। अच्छा, हमें तो नहीं पता ना कि उसमें से यहाँ पर I/2 है तो उधर कितना करंट जाएगा, तो इसको अननोन कर देते हैं, इसको कह देते हैं कि I डैश होगा। तो I डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, I/2 x टाइम्स ऑफ s, ऐसा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, मतलब कि इन दोनों को, या अब ए तो आ गया कि I1 करंट उसमें ऐसा जा रहा था, ये I/2 है, तो इसका मीनिंग तो ये है। अभी क्या है कि दोनों अगर वो क्लोज होंगे तो x प्लस एक्स पैरेलल में हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, ऐसा। और उसके साथ सीरीज में R वाला है, ये दोनों पैरेलल में दोनों हुए, तो x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स और R, क्योंकि फाइनली सीरीज में है, तो ये आपका R इक्विवेलेंट आएगा। अगर इसमें फिर आप करंट निकालना चाहते हैं, मतलब टोटल करंट I इस केस के लिए, केस 2 के लिए, एक तो I इधर से है, तो ठीक है, तो I यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू V E अपॉन दिस होल थिंग R प्लस S इंटू एक्स अपॉन S प्लस एक्स, इस तरह का होगा। और एक करंट जब जा रहा होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर उससे कुछ रिलेशन निकल कर आएगा। तो I डैश का वैल्यू मतलब S वाले में इतना है और वहाँ पर I है, तो हम I इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आ रहा हूँ, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि I इक्वल टू यहाँ से I/2 प्लस I डैश, ऐसा। तो जब इधर से I से I-2 होगा तो ये I/2 हो जाएगा, यही होगा ना बच्चों, यहाँ से I इक्वल टू I/2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली दूसरी भाषा में कहिए कि ये यहाँ से कैंसिल हुआ और I/2 के पास चला गया, तो I/2 इक्वल टू I। तो वैसे भी वहाँ से तो I डैश का वैल्यू मतलब वो दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं, मतलब I/2 मतलब S इक्वल टू एक्स, ये सब पीछे हमने समझा था, S इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो उसने कहा कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द x इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस R। तो ठीक है, तो उसमें ऐसा कर लीजिए कि R और X है, तो इसको भी मतलब R और X का तो भी वैल्यू तो सही है ना, E, तो इसको क्या कर लेते हैं कि अब ऐसा मान लेते हैं कि X और X आपस में इक्वल है, तो इसको हटा देते हैं, कि R और X तो आपस में इक्वल हो गया, तो इसका जब इक्विवेलेंट फिर से निकालेंगे तो x का x/2 हो जाएगा, तो x/2 प्लस R है ना, मतलब नए से अगर देखेंगे तो R इक्विवेलेंट हुआ, तो जो करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, V इक्वल टू IR
तो I टाइम्स ऑफ, और I का वैल्यू कितना था, E। ठीक है, तो यहाँ से हम x/2 + r = E ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है, I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, x/2 + r, वो इतना गोल गोल घूमा, इससे बढ़िया कब का आ जाता, r + x = E। तो E से E कैंसिल हुआ है ना, तो वहाँ से r + x उधर गया, और यहाँ से कितना बचा, उसको s को रखना चाहिए था फिर। तो एक काम करते हैं कि इसके जगह पर हमें रिलेशन चाहिए r और s में ना, I का वैल्यू तो इतना है E, तो क्यों ना वहाँ पर I का वैल्यू ये भी तो है, E/r + x = E/r + sx, r और s में चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है, s + x। तो E से E कैंसिल हुआ, r को इधर भेजिए, तो वहाँ से आपका निकल कर यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसी क्वेश्चंस को और आगे के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।